फ्रेंड्स, वेलकम बैक। वेलकम टू द पार्ट 4 ऑफ चैप्टर 1। पिछले पार्ट के अंदर हमने आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं, स्केलेटल इक्वेशंस क्या होते हैं और किसी भी स्केलेटल इक्वेशन को बैलेंस करने की क्यों ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, उसके बारे में बताया था। और हाउ कैन वी बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन, हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस कर सकते हैं, इसके बारे में हमने आपको बताया था। और क्या बताया था हमने, लिमिटेशन ऑफ केमिकल इक्वेशंस के बारे में बताया था और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए केमिकल इक्वेशंस के बारे में बताया था। फिर हम जो टॉपिक कर रहे थे, जो हमारा हाफ ही रह गया था, वो हम कर रहे थे हाउ कैन वी मेक ए केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव। किसी भी केमिकल इक्वेशन को बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हम कैसे बना सकते हैं। तो इसके अंदर हमने पहला पॉइंट आपको बताया था कि अगर हम किसी भी केमिकल इक्वेशन में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्टेंट और जो बन रहा है प्रोडक्ट, उन सब की फिजिकल स्टेट को मेंशन करके भी हम केमिकल इक्वेशन को इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। जैसे हमने बताया था सॉलिड के लिए S इन द पैरेंथेसिस, ऑल ऑफ विल कम इन द पैरेंथेसिस के अंदर, मीन्स जो स्मॉल ब्रैकेट होता है उसके अंदर आएंगे। अगर किसी कंपाउंड को हमने वाटर में डिसॉल्व किया है और उसको हम रिएक्टेंट या प्रोडक्ट वो बन रहा है तो उसको हम एक्वस लिखते हैं AQ, लिक्विड के लिए स्मॉल l और गैस के लिए स्मॉल g, ठीक है। लेकिन क्या होता है, बहुत बार किसी भी केमिकल इक्वेशन के अंदर क्या होता है कि वहाँ पर हम सॉलिड के लिए S और गैस के लिए G नहीं लिखते हैं। हम क्या करते हैं, उस सब्सटेंस के राइट साइड में एरो लगा देते हैं डाउनवर्ड। अगर सॉलिड बन रहा है तो एरो लगाएंगे हम डाउनवर्ड नीचे की तरफ, ठीक है। और अगर गैस बन रही है तो हम एरो लगाते हैं अपवर्ड ऊपर की तरफ। अगर एरो ऊपर की तरफ लगा हुआ है इसका मतलब है कि जो गैस है वो एस्केप हो रही है, ठीक है। और अगर एरो नीचे की तरफ लगा हुआ है तो इसका मतलब होता है कि जो सब्सटेंस है वो सेटल डाउन हो रहा है, मीन्स सॉलिड बन रहा है, ठीक है। तो एक पार्ट हमने कर लिया था। अब हम सेकेंड पॉइंट के ऊपर जाते हैं कि केमिकल रिएक्शन को और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव हम कैसे बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं। केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड मोर इंफॉर्मेटिव बाय इंडिकेटिंग द हीट चेंज। जो केमिकल इक्वेशन होती है उसको हम मोर इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं अगर हम उसमें हीट क्या कर दे, इंडिकेट कर दे। कि हीट इंडिकेट का मतलब है कि उस रिएक्शन के अंदर हीट हमें देनी पड़ रही है या हीट हमें ऑब्टेन हो रही है, या तो हीट हम उसको दे रहे हैं या रिएक्शन से केमिकल इक्वेशन में हीट हमें मिल रही है। तो यहाँ पर एक टर्म आती है थर्मोकेमिकल इक्वेशन। क्या होती है, थर्मो का मतलब होता है हीट, ठीक है। थर्मो एक ग्रीक वर्ड है जिसका इंग्लिश में मतलब होता है हीट। तो क्या होता है, व्हेन ए केमिकल रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय इंडिकेटिंग द हीट in the reactant side or the product side, it is called thermochemical equation। मीन्स किसी भी केमिकल इक्वेशन में अगर आप हीट भी मेंशन कर देते हैं तो फिर हम उस केमिकल इक्वेशन को क्या बोलते हैं, थर्मोकेमिकल इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, जिसके अंदर हीट रिलीज होती है, मतलब हीट हमें मिलती है, वहां से हीट इवॉल्व हो रही है, मतलब निकल रही है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए जो हीट होती है उसको हम प्रोडक्ट साइड पर लिखते हैं प्लस हीट लिखकर। और एंडोथर्मिक रिएक्शन जिसमें हीट क्या हो रही है, जिसमें हीट क्या होती है हमें देनी पड़ती है खुद से। किसी भी रिएक्शन को कराने के लिए पहले हमें उसको गर्म करना पड़ रहा है, तो वो कौन सी रिएक्शन हो गई, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गई। और एंडोथर्मिक रिएक्शंस के लिए जो हीट होती है वो कहाँ पर लिखी जाती है, रिएक्टेंट साइड, मीन्स रिएक्टेंट प्लस हीट लिख देंगे तो इसका मतलब हो गया वो एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे N2 प्लस O2 प्लस हीट, तो रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है क्योंकि यहाँ पर जो प्लस हीट लिखा हुआ है वो रिएक्टेंट साइड में लिखा हुआ है, एंड इट विल गिव 2NO, ठीक है। आगे समझ में, जैसे CH4 प्लस 2O2 इट विल गिव 2CO2, यहाँ पर 2CO2 प्लस 2H2O प्लस हीट,
तो यहाँ पर जो प्लस हीट लिखा है वो हमने प्रोडक्ट साइड लिखा है। तो इसका मतलब है कि अगर हम मिथेन या नेचुरल गैस या गोबर गैस या बायोगैस को हम बर्न करते हैं तो इट इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब है कि ये हमें हीट देती है। जैसे घर के अंदर जो नेचुरल गैस हम बर्न करते हैं, सीएनजी है, वो भी हीट प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। और जैसे हमें कैल्शियम कार्बोनेट को क्या करना है, डिकम्पोज करना है, तो वहाँ पर भी हमें उसको हीट देनी पड़ेगी। ये नहीं कि आपने कैल्शियम कार्बोनेट को लिया और उसको ऐसे ही रख दिया और उसमें अपना आप ही ऑक्सीजन या CO2 निकलने लग जाएगी, नहीं। पहले आप उसको लेंगे और फिर उसको हीट करेंगे, तब जाके वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है, ठीक है। तो इसका डिकम्पोजिशन हो गया। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है, वहाँ पर हमें उनको हीट देनी पड़ती है। इसका एक्सेप्शनल है सिर्फ रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच जो रिएक्शन होती है वो हमेशा एंडोथर्मिक होती है। बेशक ही वहाँ पर नाइट्रोजन की बर्निंग हो रही है, लेकिन वहाँ पर वो रिएक्शन कराने के लिए हमें हीट देनी पड़ती है, क्योंकि अगर ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती तो जो आपका एनवायरनमेंट है, एटमॉस्फेयर है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्योंकि एटमॉस्फेयर के अंदर आप देख सकते हो कि भाई नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 20% है। तो इतनी परसेंटेज होने के बाद तो ये आपस में रिएक्शन कर लेते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि इनको एक रिक्वायर अमाउंट ऑफ हीट जो होती है वो नहीं मिल पाती है, ठीक है। इसलिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की जो रिएक्शन होती है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, ठीक है। अब यहाँ पर एक और पॉइंट है कि जो हीट चेंज है उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो हम एक ट्रायंगल एरो के ऊपर पुट कर सकते हैं 4N, एंड जो ट्रायंगल होता है अगर हमने उसको एरो के ऊपर पुट किया है, इसका मतलब है कि वो रिएक्शन क्या है, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए हम एरो के ऊपर क्या कर सकते हैं, ट्रायंगल पुट कर सकते हैं। जैसे CaCO3 सॉलिड, एरो के ऊपर आ गया आपका ट्रायंगल जिसको हम बोलते हैं डेल्टा प्लस CaOS प्लस CO2 गैस। तो अगर किसी रिएक्शन में ट्रायंगल के ऊपर डेल्टा बना हुआ आता है तो इसका मतलब क्या है कि वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। Now we will talk about next point, that is by mentioning the condition of temperature and pressure over the arrow. एरो जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को सेपरेट करता है किसी भी रिएक्शन में सॉरी किसी भी रिएक्शन के अंदर, जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की रिएक्शन है, तो ये हैबर प्रोसेस होती है। हैबर एक साइंटिस्ट का नाम था जिन्होंने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की रिएक्शन करके अमोनिया बनाया था, दैट इज NH3। तो आप क्या करेंगे, आपने नाइट्रोजन लिया और हाइड्रोजन लिया, दोनों को मिक्स कर दिया, लेकिन आप देखेंगे भाई हमारा तो अमोनिया बना ही नहीं। क्यों नहीं बना, क्योंकि आपने रिएक्शन कंडीशन तो प्रोवाइड की नहीं। आपने कहीं पर केमिकल इक्वेशन देख ली लिखी हुई कि भाई नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिक्स करने पर अमोनिया बनता है, ठीक है। आप लेबोरेटरी के अंदर गए, वहाँ पर आपने क्या किया, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिक्स कर दिया। आप वहाँ पर वेट कर रहे हैं कि भाई अभी हमारी अमोनिया बन के तैयार हो जाएगी। आप वहाँ पर 10 घंटे से वेट कर रहे हैं, लेकिन अमोनिया बनी नहीं। क्यों नहीं बनी, क्योंकि आपने जो केमिकल इक्वेशन देखी थी वो फुल्ली इंफॉर्मेटिव नहीं थी। अगर उस रिएक्शन के ऊपर आपको रिएक्शन कंडीशन भी मेंशन होती तो आपका प्रोडक्ट अब तक बन चुका होता, आपको 10 घंटे वेट नहीं करना पड़ता। तो यहाँ पर आपको टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन वहाँ पर गिवन करनी पड़ती है। जैसे अमोनिया बनाने के लिए आपके पास 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और जो प्रेशर है वो 200 एटमॉस्फेयर होना चाहिए, और साथ में कैटलिस्ट होना चाहिए आयरन, ठीक है। अगर आप ये सारी कंडीशन वहाँ पर प्रोवाइड करा देते हैं तो आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है और आपको अमोनिया मिल जाएगी, ठीक है। तो जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में रिएक्शन करते हैं तो अमोनिया बनाते हैं अंडर द कंडीशन ऑफ 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर,
200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड आयरन एज ए कैटलिस्ट, ठीक है, और इसको हम बोलते हैं हैबर प्रोसेस। तो नाइट्रोजन हम बोल रहे हैं तो वो N2 लिखा जाता है, हाइड्रोजन हम बोल रहे हैं तो वो H2 लिखा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है कि जो मेटल्स होती हैं वो सिंपल लिखी जाती है, जैसे पोटेशियम को हम सिंपल K लिखेंगे, K2 नहीं लिखेंगे, मैग्नीशियम को Mg लिखेंगे। लेकिन मोस्ट ऑफ दी जो गैसेस फॉर्म में होती हैं, जो गैसेस फॉर्म में एलिमेंट्स होते हैं उनको हम 2 लगाते हैं, जैसे क्लोरीन में Cl2 हो गया, ब्रोमीन Br2 हो गया, और आयोडीन I2 हो गया, और फ्लोरीन F2 हो गया, नाइट्रोजन N2 हो गया, हाइड्रोजन H2 हो गया, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि कहाँ पर हमें 2 लगाना है, कहाँ पर 2 नहीं लगाना है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं बाय मेंशनिंग द कैटलिस्ट यूज्ड इन ए केमिकल इक्वेशन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में या केमिकल इक्वेशन को लिखने के लिए हमें अगर उसमें कैटलिस्ट यूज हुआ है तो उस कैटलिस्ट को भी मेंशन करना पड़ता है। तो कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होता है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट को चेंज कर देता है, लेकिन इट्स सेल्फ डू नॉट टेक पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन, और खुद केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। मीन्स केमिकल इक्वेशन रिएक्शन होने के बाद वो आपको एज इट इज मिल जाता है विदाउट एनी चेंज एंड विदाउट चेंज इन इट्स क्वांटिटी, ठीक है। जैसे अभी हम हैबर प्रोसेस की बात कर रहे थे तो वहाँ पर जो कैटलिस्ट है वो आयरन है, ठीक है। तो कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट आर दो सब्सटेंस विच चेंज द रेट ऑफ द रिएक्शन बट डू नॉट टेक पार्टिसिपेट इन द केमिकल इक्वेशन आर कॉल्ड कैटलिस्ट। जो खुद तो केमिकल इक्वेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन को बदल सकते हैं, मीन्स उसको बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। ऐसे सब्सटेंस को क्या बोलते हैं? हम कैटलिस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे आयरन, अगर आपसे पूछा जाए अमोनिया फॉर्मेशन में कौन एज ए कैटलिस्ट यूज होता है, दैट इज आयरन। और पोटेशियम क्लोराइड दैट इज KClO3, क्लोराइड का फॉर्मूला होता है KClO3 नेगेटिव, पोटेशियम होता है K पॉजिटिव, दोनों का फॉर्मूला बना के बनेगा KClO3 दैट इज पोटेशियम क्लोराइड। तो पोटेशियम क्लोराइड को अगर हम हीट करते हैं तो हीट करने पर वो रिएक्शन नहीं होगी, लेकिन जब तक हम उसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड MnO2 एज ए कैटलिस्ट ऐड नहीं करते हैं तो पोटेशियम क्लोराइड के डिकम्पोजिशन में MnO2 एक्ट एज एन कैटलिस्ट, तो इट विल गिव यू 2KCl प्लस 3O2, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसी के साथ हमारी जो कंडीशंस है हाउ कैन वी मेक ए केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। हमने रिएक्शन को बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि भाई कहाँ पर किस रिएक्शन में कैटलिस्ट आपको गिवन करना है, कहाँ पर आपको टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन बतानी है, ठीक है। और ट्राई टू गिव द फिजिकल स्टेट ऑफ ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन ए केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज टाइप ऑफ रिएक्शंस। तो टाइप ऑफ रिएक्शन पहले हम कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हीट चेंज। हीट चेंज के बेस पर जो केमिकल इक्वेशंस होती है वो 2 टाइप की होती हैं, दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? जिसमें हीट आपको मिलती है, ठीक है। द रिएक्शन इन विच देयर इज एवोल्यूशन ऑफ हीट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे रेस्पिरेशन हो गया, जब आप सांस लेते हैं तो सांस लेने में क्या होता है? बर्निंग ऑफ ग्लूकोज हो रही है। जब आपके मुंह के अंदर से गैस बाहर आती है, मीन्स CO2 बाहर आती है, तो उसका जो टेम्परेचर होता है लिटिल बिट हाई होता है। तो इसका मतलब है कि जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तभी तो उसका टेम्परेचर बढ़ गया। रोटरिंग ऑफ मैटर, जैसे कोई भी मैटर गलता है तो वो भी क्या हो गई? एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो गई। और फॉर्मेशन ऑफ मैन्यूर भी क्या है? आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कंबशन रिएक्शंस भी क्या होती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, एक्सेप्ट कंबशन ऑफ नाइट्रोजन। कंबशन ऑफ नाइट्रोजन होता है एंडोथर्मिक, बाकी सभी सब्सटेंस का जो कंबशन होता है वो एक्सोथर्मिक होती है। जैसे मैग्नीशियम का कंबशन किया
2 mg प्लस O2 इट विल गिव 2 MgO। तो जब हम मैग्नीशियम को बर्न करते हैं तो वहाँ पर भी क्या होती है, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। कार्बन मीन्स कोल को बर्न करते हैं तो वो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि जब हम नाइट्रोजन का कंबशन करते हैं तो वो क्या होती है, एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है। तो नाउ वी विल टॉक अबाउट द एंडोथर्मिक प्रोसेस। द रिएक्शन इन विच देयर इज एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट इज कॉल्ड एंडोथर्मिक प्रोसेस या रिएक्शन। जहाँ पर हीट का एब्जॉर्प्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। जैसे N2 प्लस O2 इट विल गिव 2NO। यहाँ पर एरो के ऊपर डेल्टा का साइन है, इसका मतलब है कि यहाँ पर हीट हमें देनी पड़ती है। जहाँ पर हमें हीट सप्लाई करनी पड़ती है किसी भी केमिकल इक्वेशन में, तो वहाँ पर वो रिएक्शन क्या हो जाती है, एंडोथर्मिक हो जाती है। जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन कराने के लिए वहाँ पर हमें हीट देनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ने के लिए मीन्स उसको डिकम्पोज करने के लिए भी हमें हीट देनी पड़ेगी। ये नहीं है कि आप कैल्शियम क्लोराइड को कैल्शियम कार्बोनेट को लेकर एक बीकर में लेकर बैठ गए और आप देखेंगे कि भाई कहाँ से इसमें CO2 निकलेगी, देखते हैं वहाँ से CO2 निकलेगी नहीं जब तक कि आप उसको हीट प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो आपको हीट भी वहाँ पर देनी पड़ती है। उसी तरीके से पोटेशियम क्लोराइड से अगर आपको ऑक्सीजन ऑब्टेन करनी है तो उसको भी हीट करना पड़ता है। 2KClO3 को हीट करेंगे तो क्या बनेगा, 2KCl प्लस 3O2। और आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जितनी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं मीन्स एक सब्सटेंस से दो या एक सिंगल प्रोडक्ट से दो या दो से ज़्यादा सिंगल रिएक्टेंट से दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बनते हैं, तो ऐसे रिएक्शंस को हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। डिकम्पोज का मतलब होता है टूट जाना। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन की नेचर के ऊपर टाइप्स ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं। नेचर का मतलब हो गया कि किस तरीके से प्रोसीड हो रही है। ठीक है, तो उसके बेस पर रिएक्शन 5 टाइप्स की होती है, जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो उससे पहले हम इन पे करते हैं, यहाँ पर इंटेक्स क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो इंटेक्स क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, वाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। तो मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले उसको रब करने की क्यों ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि मैग्नीशियम इज एन रिएक्टिव मेटल एंड ऑन रिएक्शन विद ऑक्सीजन इट फॉर्म ए प्रोटेक्टिव लेयर। तो टू रिमूव दैट प्रोटेक्टिव लेयर सो दैट इट कैन बर्न ईजिली। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर को हटाकर और उसको हम क्लीन करते हैं ताकि जो मैग्नीशियम रिबन है वो इजीली बर्न हो सके। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये मैंने आपको फर्स्ट पार्ट के अंदर आपको बताया था। ठीक है, जब हम केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे थे। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस। जैसे हमने केमिकल रिएक्शन लिखी, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन इट विल गिव हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो क्या होता है, हाइड्रोजन एक गैस है तो H2 लिखेंगे, क्लोरीन एक गैस है Cl2 लिखेंगे, H2 प्लस Cl2 इट विल गिव 2HCl। ठीक है, ये होगी आपकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बेरियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम सल्फेट। तो बेरियम के ऊपर 2 पॉजिटिव होता है, क्लोरीन के ऊपर 1 नेगेटिव होता है, तो इसका फॉर्मूला बनेगा BaCl2। एल्यूमिनियम के ऊपर 3 पॉजिटिव होता है और सल्फेट के ऊपर 2 नेगेटिव होता है, तो इसका फॉर्मूला बनेगा Al2SO4 का होल थ्राइस। तो इन दोनों की रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, 3BaSO4 प्लस 2AlCl3। ठीक है, सोडियम प्लस वाटर इट विल गिव सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो सोडियम क्या है, एक मेटल है तो इसको सिर्फ Na लिखेंगे, 2Na प्लस 2H2O इट विल गिव 2NaOH प्लस H2। ठीक है, नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल फॉर द रिएक्शन। उसमें आपको हर एक स्टेट का सिंबल लिखना है। स्टेट मतलब फिजिकल स्टेट का, जैसे सॉलिड है, लिक्विड है, एक्वस है। फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस, तो फर्स्ट आता है इसमें सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर। तो जब वाटर में होता है तो उसका आगे हम क्या लिखते हैं, एक्वस लिखते हैं। रिएक्ट टू गिव insoluble
बेरियम सल्फेट एंड द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो एक तो सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन मिलता है और एक इंसॉल्युबल सब्सटेंस बनता है, दैट इज बेरियम सल्फेट। तो बेरियम सल्फेट तो हमेशा सॉलिड बनेगा, तो उसके आगे तो आपको एस लिखना है। तो बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, BaCl2 होता है, और उसको हमने वाटर में डिजोल्व किया है तो एक्वस आ जाएगा। तो ये रिएक्शन बनेगी BaCl2 एक्वस प्लस Na2SO4 एक्वस, इट विल गिव BaSO4 सॉलिड प्लस 2NaCl एक्वस। ठीक है, तीनों के आगे एक्वस आएगा, सिर्फ BaSO4 के आगे क्या आएगा, सॉलिड आएगा, क्योंकि वो इंसॉल्युबल सब्सटेंस है। और जो BaSO4 बनता है उसका जो क्या होता है, उसके जो कलर होता है वो वाइट होता है। तो आपको ये याद रखना है कि जो BaSO4 होता है वो वाइट होता है। जितने भी कंपाउंड आपके पास आए हैं अभी तक उनका कलर आपको याद रखना है, जैसे लेड ऑक्साइड हो गया, लेड आयोडाइड हो गया, और NO2 हो गया, फ्यूम्स ऑफ NO2 आर ब्राउन। लेड आयोडाइड क्या हो गया, येलो हो गया, लेड ऑक्साइड भी येलो हो गया। तो ये सारे कलर्स आपको याद रखने हैं। और कॉपरिक ऑक्साइड जो होता है CuO वो ब्लैक होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड वाइट कलर का पाउडर होता है। ठीक है, कलर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे विल लीड्स टू द कंप्लीशन ऑफ द कंप्लीशन ऑफ योर आंसर। किसी भी क्वेश्चन के आंसर को लिखने के लिए जो कलर्स है या छोटी छोटी इंफॉर्मेशन होती है वो आपको याद रखनी पड़ती है, क्योंकि इन इंफॉर्मेशन के बिना आप किसी भी क्वेश्चन को नहीं कर सकते। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। इसके अंदर हमने जो जो पढ़ा है, जैसे हाउ कैन वी मेक ए केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव, जिसके अंदर हमने कैटलिस्ट पढ़ा था, थर्मोकेमिकल इक्वेशन पढ़ा था, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस पढ़ा था, और एक एक्सेप्शनल केस पढ़ा है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन से क्या होती है, वो हमेशा एंडोथर्मिक होती है। यू हैव टू रिमेंबर दिस, आई एम सेइंग इट अगेन एंड अगेन सो दैट यू हैव टू रिमेंबर इट। ओके, इट विल कैन बी आस्क्ड इन NTSC एग्जाम। NTSC एग्जाम में छोटी छोटी चीज़ों से ही क्वेश्चन बनते हैं, वहाँ पर कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं आ जाता कि भाई टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन लिखिए या इसके टाइप बताइए, नहीं, वहाँ पर आता है कंसेप्चुअल क्वेश्चन। तो अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो यू कैन इजीली सॉल्व द क्वेश्चंस। ओके, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और घर पर रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू।